आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साइंस में सेकेंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसको ख़त्म कर लेने के बाद फाइनली हम लोग आज आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ यदि हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट है जिससे हम लोगों को ताकत मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है कि नहीं। तो पक्का उस फूड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ तो है, तभी तो हम लोगों को मिल रहा है एनर्जी, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़ोर से भूख लगा था, आप चल भी नहीं पा रहे थे भूख की वजह से, लेकिन आपको खाना मिल गया, चावल दाल सब्जी मान लीजिए कुछ भी आपको मिल गया, आपने खाया। खाने के बाद आपको ना आपके बॉडी में एक अलग ही प्रकार का एनर्जी आ जाता है, फिर आप चलना तो क्या दौड़ भी लेते हैं आराम से, है कि नहीं। तो आखिर वैसा उस फूड में क्या था जिसके वजह से आप पहले चल भी नहीं पा रहे थे, जैसे आपने उस भोजन को खाया अब आप आसानी से चल पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा फूड में क्या चीज़ था, वही हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कहने का मतलब हुआ कि हर फूड में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ ज़रूर होता है जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो क्या क्या है पता है? बेसिकली 5 चीज़ होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 ऐसे चीज़ हैं जो हम लोगों के फूड में अवेलेबल होता है, जिसको खाने की वजह से हमारे बॉडी में फटाक से एनर्जी आ जाता है। ठीक है ना। जैसे चावल दाल सब्जी आपने खाया, पहले आप चल भी नहीं पा रहे थे, चावल दाल सब्जी आपने खाया, कहने का मतलब आप खाना खाएं और अब आप आराम से चलना नहीं बल्कि आप दौड़ पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब चीज़ आपके बॉडी में गया और यही सब हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। और जब वैसे आपके बॉडी के बार मिल गया तो आपके बॉडी में क्या आ गया? एनर्जी आ गया, है कि नहीं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सिंपल सा मतलब हुआ कि हर फूड में ये 5 चीज़ अवेलेबल होता है। हाँ, किसी में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम हो जाएगा, किसी में फैट का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, किसी में विटामिन कम हो जाएगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रहेंगे सारे रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कोई कम कोई बेसी, कोई कम कोई बेसी हो सकता है, लेकिन रहेगा सारा रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप लोग कि हर फूड में ये 5 चीज़ प्रेजेंट रहता ही है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है। यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि लगभग हर प्रकार के फूड आइटम में जो हम लोग खाते हैं उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से हम लोग उसको खाते ही एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब है कि आखिर फूड में ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे खाने के वजह से तुरंत हम लोगों को बॉडी में एनर्जी आ जाता है। क्या ऐसा होता है, देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रिएंट होता है। बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। तो देयर आर सर्टेन सबस्टांसेस इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। दीज सबस्टांसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें प्रेजेंट हैं जिसका हमारे बॉडी के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी का डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट मतलब हमारा बॉडी फैल सके, ग्रो का मतलब वो हमारा बॉडी लंबा हो सके, है ना। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाए जाएंगे? फूड में पाए जाएंगे। और न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स और 5वां मिनरल्स। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आखिर ऐसा फूड में क्या रहता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, क्या ऐसा चीज़ है उस फूड में? तो क्या है उस फूड में?
न्यूट्रिएंट है। और न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल्स। तो पहला बात यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हर फूड में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। और न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ वो 5 चीज प्रेजेंट होगा, और वही पांचों का पांचों हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, एनर्जी प्राप्त करने के लिए उन पांचों चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इज द फ्यूल दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो जो न्यूट्रिएंट से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, यानी कि भोजन खाने से हमारे बॉडी में क्या गया? कार्बोहाइड्रेट गया, प्रोटीन गया, फैट गया, विटामिन गया और मिनरल भी गया। तो फूड को खाने के वजह से हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स गया, उस न्यूट्रिएंट्स से जो हम लोगों को एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी क्या करता है हमारे बॉडी में? वो एनर्जी हमारे बॉडी में अलग अलग कामों को करने का ताकत देता है, एनर्जी देता है। जैसे आप ना बहुत भूखे थे, आप काम भी नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपने खाना खाया, आपके बॉडी में अचानक ताकत आ गया, अब आप काम कर पा रहे हैं, अब आप दौड़ पा रहे हैं, अब आप चल पा रहे हैं, है कि नहीं? अब आप पढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ, समझे पूरा? तो आपने भोजन खाया, भोजन में क्या प्रेजेंट था? न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट मतलब वो 5 चीज प्रेजेंट थे, और वो पांचों का पांचों जैसे आपके बॉडी में गया, वैसे आपके बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे बॉडी में एनर्जी आता है भोजन को खाने से, वो एनर्जी किस तौर पे काम करता है? फ्यूल के तरह काम करता है। फ्यूल के तरह काम करने का मतलब हुआ कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है तो क्या वो चल पाता है? नहीं चल पाता। उसी तरीके से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स रहेगा नहीं तो क्या हमारे बॉडी में एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा, और हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं? 5 प्रकार के जाते हैं। ठीक है, और वो पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक ना, आगे। शुगर एंड स्टार्च आर द 2 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट के भी 2 टाइप हैं, पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। ठीक ना, और ये दोनों का दोनों हमारे बॉडी में तब जाएगा जब हमारे बॉडी में क्या जाने वाला है? कार्बोहाइड्रेट जाएगा। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, जो कार्बोहाइड्रेट का आप कह सकते हैं कि 2 टाइप है बस, एक शुगर और दूसरा स्टार्च। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले टॉपिक में आपने क्या समझा? मोटा मोटी इस टॉपिक में आपने ये समझा, इस टॉपिक में खास करके आपने ये समझा कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, यानी कि भोजन खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जाता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स जाने का मतलब है कि हमारे बॉडी में कितना चीज़ जाता है? 5 चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। और ये जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है वैसे ही हम लोगों को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाता है, और वो एनर्जी जो हमारे बॉडी में आया वो एक तरीके से फ्यूल के तौर पे काम करता है। फ्यूल का मतलब फ्यूल का मतलब हुआ कि अब आप जो काम करना चाहते हैं वो आराम से आप कर पाते हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि आपके भोजन में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता तो क्या एनर्जी मिलता है आपको? नहीं मिलता है। अब आपको ना कुछ लाइव एग्जांपल देते हैं। ठीक ना, हम लोगों के घरों में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी हैं, वो लोग बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, पास्ता, मैगी, चाउमीन, ये सब खाने से मना क्यों करते हैं बताइए? क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स नहीं है? लेकिन उसमें इतना कम है उसका मात्रा कि उससे बस आपका पेट भरता है, एनर्जी नहीं मिलता है। समझ रहे बात को? ध्यान रखिएगा। तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो हम लोगों को मना करते हैं कि बाहर का सामान मत खाइए, इसके पीछे लॉजिक मात्र एक है, एक ही बात है बस। क्या बात है? बात यह है कि जो आप बर्गर देखते हैं, पिज्ज़ा देखते हैं, पास्ता देखते हैं, इसमें ना ये भी अनाज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी फूड ही एक तरीके से है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स इसमें नहीं होता है। खाने में भले अच्छा लगता है, भले आपका पेट भरा भरा लगेगा, लेकिन एनर्जी इससे आपको रत्ती भर नहीं मिलने वाला है। समझ रही है बात? अब कोई दिक्कत इसमें?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कब मिलेगा आपको? जब हम लोग भोजन खाएंगे, यानी खाना खाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इन पांचों को खाने से क्या होगा? हाँ, एनर्जी मिलेगा, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होगा, हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा, है कि नहीं? चलिए अब एग्जाम्पल आपको एक और देते हैं, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल, समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए, सपोज करिए कि लंबे समय तक आप केवल बर्गर पिज्जा ही खाते जा रहे हैं डेली। सुबह स्कूल जा रहे हैं तो बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, लंच में भी वही खा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो वही खा रहे हैं, शाम में भी वही खा रहे हैं और रात में भी बर्गर पिज्जा ही खा के सो जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या बीमार नहीं पड़ने वाले हैं? भयंकर बीमार पड़ने वाले हैं। क्यों पता है? क्योंकि उस चीज़ को खाने की वजह से आपके बॉडी में हो सकता है कि केवल फैट जा रहा हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जा ही ना रहा हो। तो हमारे बॉडी में ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ चाहिए, बराबर मात्रा में चाहिए। लेकिन आप डेली केवल खा क्या रहे हैं? फैट। बर्गर पिज्जा खा रहे हैं और बर्गर पिज्जा में ज़्यादा क्या होता है? फैट होता है। तो ज़्यादा फैट भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, वो भी लिमिटेड वे में होना चाहिए, तो आप बीमार पड़ जाओगे आराम से। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब हुआ ऐसा खाना खाइए जो बिल्कुल बैलेंस वाला खाना हो, मतलब उसमें सब कुछ क्या हो? बराबर हो, ना कम ना बेसी। समझ आ रही है बात? तो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बल्कि कितना होना चाहिए? ज़रूरत के हिसाब से ही होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं बातों को? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये 5 है। इन पाँचों में कोई 3 गायब हो जाए, क्या हमारा बॉडी ग्रो करेगा? नहीं करेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका हाइट नहीं बढ़ पाता है, जिनका हाइट नहीं बढ़ पाता है, मतलब कि वो हाइट उनका जनरली कम ही रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो छोटे थे, जब वो ग्रो हो रहे थे, तो उनके ऊपर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का उतना ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए आप देखते हैं कि कोई कोई बच्चा है ना, बड़ा पतला दुबला होता है। क्यों पतला दुबला है भाई? जबकि उसके माता पिता तो ठीक है, हेल्दी है, फिर बच्चा क्यों पतला है? इसलिए पतला है क्योंकि उसके भोजन में 5 चीज़ चाहिए, पाँचों में से कोई एक या फिर 2 चीज़ पक्का मिसिंग है, या फिर उसको कम मिल रहा है, इसलिए वो उतना ज़्यादा पतला दुबला है। समझ रहे बात को? तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो करे, एकदम बिल्कुल हम लोग हेल्दी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बॉडी में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, वो भी बराबर मात्रा में। ठीक है, चल इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 एक्टिविटी, ठीक है ना। इस एक्टिविटी को समझना है हम लोगों को, लेकिन अगले वाले क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर कुछ एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कुछ नए नए बातों को और कुछ नए नए चीज़ों को भी हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। और एक्टिविटी में हमने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वाले चैप्टर में कि एक्टिविटी जब भी हम लोग करेंगे तो उसका कुछ तरीका होता है ना। पहले हम लोग लिखते हैं एम। एम का मतलब हुआ कि आप उस एक्टिविटी में क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको लिखेंगे एम में। थिंग्स रिक्वायर्ड में हम लोग लिखेंगे कि एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। मेथड में लिखेंगे कि कैसे आप एक्टिविटी करेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया एक्टिविटी में। और लास्ट हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि पूरा आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है एम। क्या हम लोग करने वाले हैं इस एक्टिविटी में? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड। चलिए थोड़ा सा हम आपको पिछले वाले क्लास का लास्ट वाला पॉइंट याद दिलाते हैं, सेकेंड लास्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, याद है आपको पहला वाला? चलिए आपको याद दिलाते हैं अच्छे से। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, सबसे लास्ट वाले में आप देखोगे तो सेकेंड लास्ट में आपने लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट का कितना टाइप हमने बताया था आपको? 2, शुगर और स्टार्च। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्टिविटी देखने वाले हैं, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम, मतलब कि एक फूड आइटम में, यानी कि एक फूड में स्टार्च कैसे पता करेंगे आप है कि नहीं है, इसको हम लोग पता करने वाले हैं इस एक्टिविटी में। और स्टार्च पता करने का मतलब हम लोग क्या पता कर रहे हैं? इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट पता कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। समझे ध्यान से, यहाँ पे भले लिखा हुआ है कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम, मतलब इस एक्टिविटी में हम लोग देखने वाले कि स्टार्च क्या होता है
कैसे पहचानेंगे आप स्टार्च क्या होता है? लेकिन इनडायरेक्टली रूप में देखा जाए तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि फूड में कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानेंगे आप। कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं स्टार्च के बदले में बताओ? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्च किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, हाँ या ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं स्टार्च मतलब स्टार्च हम लोग देखने वाले हैं कि फूड आइटम में होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग क्या देखने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी का टाइप होता है। आगे तो यदि आपके सामने एग्जाम में एक्टिविटी में स्टार्च लिखे या शुगर लिखे या फिर कार्बोहाइड्रेट लिखे, तीनों में आप सेम ही बात समझेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या जरूरत पड़ेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए? रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा आलू, वाटर चाहिए होगा आपको, पेट्री डिश का मतलब हो गया एक शीशा का बर्तन आप ले लीजिए, सिंपल। ड्रॉपर ले लीजिए, ड्रॉपर मतलब जिससे हम लोग ऊपर से बूंद बूंद गिरा सके। जैसे आप देखे होंगे बचपन में हम लोगों को मम्मी लोग जब दवाई पिलाती थी तो वो एक ना ड्रॉपर आता था, उस ड्रॉपर से पूरा का पूरा सिरप उसमें खींचा जाता था, फिर बच्चे के मुंह में उसको डाला जाता था, है ना। यदि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है तो उसमें आप गौर कर पाए होंगे कि जो छोटे बच्चों का दवाई आता है, खास करके सिरप जो आता है खांसी का या फिर बुखार का, कुछ भी यदि सिरप आता है तो एक ड्रॉपर होता है ना, रबर उसमें लगा रहता है ऊपर में, उसी से सिरप को अंदर खींचते हैं पहले, फिर उससे जाके बच्चे के मुंह में हम लोग उसको बहलाते फुलाते डाल देते हैं, है ना। तो हम लोग एक ड्रॉपर भी ले लेंगे। उसके बाद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, कहने का मतलब सिंपल सा नमक वाला पानी लेना है, ओके। तो क्या क्या चाहिए होगा आपको? आलू, पानी, एक शीशा का गिलास नहीं बोलेंगे, शीशा का बर्तन मान लीजिए आप, प्लेट जैसा, एक ड्रॉपर और आयोडीन सॉल्यूशन मतलब कि नमक का पानी, ठीक है। अब मेथड समझिए कि क्या क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में, कैसे करना है समझिए। वॉश अ रॉ पोटैटो विथ वाटर एंड पील इट ऑफ। आलू जो है आपके पास उसको साफ पानी से धो दीजिए अच्छे से। धोने के बाद ऊपर का जो छिलका होता है उसको आप छील के हटा दीजिए। पहला काम, आलू को अच्छी तरीके से धोइए, धोने के बाद जो ऊपर का छिलका है उसको हटा दीजिए, ठीक। कट ऑफ अ थीन स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड पुट इट ओवर अ पेट्री डिश। छोटा छोटा पीस आलू का काटिए, जैसे हम लोग खीरा काटते हैं ना सैलड के लिए जैसे हम लोग खीरा काटते हैं, हाँ, आलू को जैसे चिप्स के लिए काटते हैं ना, उसी तरीके से आपको आलू काट लेना है, ठीक। काट लेने के बाद एक स्लाइस आलू का पेट्री डिश पे रखना है आपको। वही पेट्री डिश मतलब वही शीशा वाले प्लेट पे आपको रख देना है एकदम अच्छे तरीके से। आगे, यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द पोटैटो स्लाइस इन द पेट्री डिश, ऑब्जर्व केयरफुली। उसके बाद जो आपके पास नमक वाला पानी था, आयोडीन सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको आप भरिए किस में? ड्रॉपर में। फिर उस ड्रॉपर से जो पेट्री डिश पे आपने आलू का स्लाइस रखा था उसके ऊपर एक दो बूंद गिरा दीजिए आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद इसको ऑब्जर्व करिए। चलिए पूरा कहानी एक बार मैं समझा दें। तो पहले क्या करोगे आप? आलू को लीजिए, उसको अच्छे तरीके से धो दीजिए। धोने के बाद ऊपर का छिलका हटा दीजिए। हटाने के बाद उसको स्लाइस के रूप में यानी कि चिप्स के रूप में उसको काट दीजिए और उसका एक टुकड़ा, एक चिप्स आप जो है पेट्री डिश पे जाके रख दीजिए। उसके बाद ड्रॉपर में भरिए अपना आयोडीन सॉल्यूशन, हाँ आराम से, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन को भरिए किस में? ड्रॉपर में। उसके बाद जो पेट्री डिश पे आपने आलू का स्लाइस रखा था उसके ऊपर एक दो बूंद गिराइए आलू के ऊपर। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, यानी कि इसको गौर करो कि इसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या देखेंगे, देखते हैं। वी विल नोटिस दैट द पोटैटो स्लाइस टर्न्स ब्लू ब्लैक। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने उस आलू के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन गिराया ड्रॉपर के मदद से, वो आलू पहले कैसा था? वाइट था। वाइट नहीं होता है बेसिकली आलू, वो येलो कह सकते हैं, बहुत हल्का येलो, है ना, उस प्रकार का होता है। तो वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट। ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वो लगभग आपको हल्का काला देखने को लगेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा, थोड़ा समय लग जाएगा 2-4 मिनट, लेकिन वो आलू कैसा बन जाएगा? ब्लू ब्लैक बन जाएगा। मतलब उसमें हल्का रंग ब्लू का और हल्का रंग ब्लैक, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, ओवरऑल आपको आलू ब्लैक दिखने लग जाएगा। अब कंक्लूजन क्या समझा आपने भाई? इस पूरे एक्टिविटी में आपने क्या समझा? इस पूरे एक्टिविटी में आपने समझा कि चेंज इन द कलर ऑफ द पोटैटो स्लाइस टू ब्लू ब्लैक कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च।
यदि आलू के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से आलू का रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है तो अब समझ जाइए कि उस आलू में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च का मतलब क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसका मतलब आप यहाँ पे साफ बोल सकते हैं कि सर हम लोग आलू खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। समझ में आ रही है बात। चलिए, इस तरीके से हमारा पहला वाला एक्टिविटी ख़त्म होता है। तो पहले वाले एक्टिविटी में आपने बस ये देखा कि कैसे पता करेंगे किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि हाँ वाकई में आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। नहीं, और भी बहुत सारे सब्जी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन आलू ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग समझने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना, जिसका स्लाइस आराम से कट जाता है, एक्टिविटी करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला एक्टिविटी है हमारा टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। देखिए पहले वाले में हमने क्या टेस्ट किया, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमने टेस्ट किया। समझ आ रही है बात, हमने पहले वाले एक्टिविटी में कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट किया। तो यहाँ पे स्टार्च लिखे, कार्बोहाइड्रेट लिखे या शुगर लिखे, तीनों के लिए क्या समझेंगे आप, सेम बात समझेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का कैसे पता लगाना ये हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का कैसे पता लगाओगे आप कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है। इसका भी एक्टिविटी है, समझते हैं। तो एम में क्या लिखेंगे इसका कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम, यानी कि कोई फूड आइटम है उसमें आपको ये चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। लेकिन कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। क्या क्या जरूरत पड़ेगा भाई, आपको जरूरत पड़ेगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम आपको चाहिए बना हुआ सब्जी, बना हुआ। इस वाले में तो आलू कच्चा आलू था, लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, सब्जी बना हुआ चाहिए आपको। सब्जी मान लीजिए, बस मान लीजिए आपके घर में मटर पनीर बना, तो मटर पनीर को उठा के लेता ये एक्टिविटी कर लिया जाएगा। चिकन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी फूड आइटम आप ले लीजिए, है ना। चिकन ले लो, मटर पनीर ले लो, पालक पनीर ले लो, है ना, आलू का भुजिया ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, फूड आइटम बना हुआ होना चाहिए, खाने के लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कच्चा आलू उठा के लेके आ गए। चलिए खैर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फूड आइटम लेना है। फूड आइटम मतलब कुछ भी क्या चलेगा, और सब्जी लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सब्जी आप सब्जी कोई भी ले सकते हैं, बैगन का सब्जी ले लो, लौकी का सब्जी ले लो, करेला का ले लो, कुछ भी ले लो, मटर पनीर, पालक पनीर, कुछ भी ले लो, लेकिन आपको थोड़ा सा फूड आइटम लेना है। और फूड आइटम में आप लोग क्या लेंगे, बेसिकली सब्जी ले लेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब मतलब एक शीशा जैसा होता है ग्लास, लेकिन वो बहुत पतला ग्लास होता है, ठीक है ना, बहुत पतला ग्लास होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक, ग्लास जैसा होता है, ग्लास जैसा होता है, लेकिन वो बहुत ही पतला ग्लास होता है, वो भी शीशा का होता है, ठीक ना। आगे एक फिर से वाटर लेंगे आप, कुछ एक गिलास में पानी ले लीजिए, एक ड्रॉपर लेंगे जैसा पहले वाले एक्टिविटी में हमने ड्रॉपर लिया था, और उसके बाद लेना है कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा बेसिकली केमिकल है, ये हम लोग ले लेंगे। और ये कहाँ मिलेगा सर, मार्केट में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा मार्केट में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को एक्टिविटी करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं मेथड, क्या करना है आपको इसमें, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। पहले क्या करिए आप, आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें, उस टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पालक पनीर का सब्जी बनाया है, तो पालक पनीर को थोड़ा सा उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में डालना है क्या, सब्जी को डाल देना है, यानी कि फूड आइटम डाल देना है। उसके बाद ऊपर से लगभग 10 बूंद पानी उसमें गिरा देना है, फूड आइटम में, ठीक, 10 बूंद पानी गिरा देना है और उसको अच्छे तरीके से घोल देना है, ठीक। आगे नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और 2 बूंद उसमें कॉपर सल्फेट भी डाल दीजिए, ठीक, जो कि मार्केट में मिल जाता है आराम से। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 बूंद उसमें क्या डालिए, कॉस्टिक सोडा डालिए, टू द टेस्ट ट्यूब, सब कुछ टेस्ट ट्यूब में। तो पहले आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम लेना है, फिर 10 बूंद आपको इसमें पानी डालना है, 2 बूंद उसमें आपको कॉपर सल्फेट कॉपर का सॉल्यूशन डाल देना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है, और फिर से 10 बूंद
कॉस्टिक सोडा उसमें डाल के टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से मिला देना है, यानी कि सेक कर देना है। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व केयरफुली। उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, उसको अच्छी तरीके से टेस्ट ट्यूब को मिला लेने के बाद आराम से उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक ना। 10 मिनट के लिए आराम से उसको, 10 मिनट नहीं, कुछ मिनट, 2-4 मिनट भी चलेगा, कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए और आराम से उसको बैठ के ऑब्जर्व करिए। उसमें देखिए कि क्या बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव होगा देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। वी विल नोटिस दैट द फूड आइटम टर्न्स वायलेट। आप देखोगे कि जो फूड आइटम आपका पहले येलो हुआ करता था, जैसे जनरली जो मटर पनीर होता है, जनरली आप मटर पनीर देखोगे तो वो किस कलर का होता है? येलो होता है भाई। ऑरेंज कहाँ से होता है? येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो येलो कलर जो है वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में? वायलेट बन जाएगा, यानी कि बैगनी कलर। बैगन देखें ना आप लोग, बैगन का कलर इसमें कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा, क्या कंक्लूजन निकला, देखते हैं। चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम टू वायलेट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। मतलब कि यदि वो फूड आइटम वायलेट बन जाता है, इसका मतलब है कि उसमें क्या प्रेजेंट था? प्रोटीन प्रेजेंट था। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आ रही है बात? तो यदि वो फूड आइटम वायलेट बन गया, इसका मतलब उसमें क्या था? प्रोटीन प्रेजेंट था, बस। तो स्टार्च होगा, ये हम लोग समझ चुके हैं पहले वाले एक्टिविटी में। बताइए स्टार्च में कलर कैसा हो जाना चाहिए था? स्टार्च में ब्लू ब्लैक। प्रोटीन में कैसा हो जाना चाहिए? वायलेट हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये सब पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए स्टार्च को जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाना चाहिए? ब्लू ब्लैक हो जाना चाहिए। प्रोटीन को जब चेक करेंगे तो उसका फूड आइटम का कलर कैसा हो जाना चाहिए? वायलेट हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं, एक और एक्टिविटी है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। अगला है फैट कैसे पता करोगे आप, किसी फूड आइटम में फैट है कि नहीं है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मतलब किसी फूड आइटम में फैट है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। पहला हम लोग कार्बोहाइड्रेट देख लिए, प्रोटीन देख लिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, स्टार्च देख लिया, मतलब क्या देख चुके हम लोग? कार्बोहाइड्रेट देख चुके। फिर प्रोटीन अभी तुरंत हम लोग देख चुके, और लास्टली हम लोग अब देखने वाले हैं फैट। कैसे पता करेंगे कि आप फूड आइटम में फैट है कि नहीं है? तो एम है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि फूड आइटम में फैट है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाओगे आप। देखते हैं क्या क्या चाहिए होगा आपको। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम इसमें भी चाहिए, ठीक ना। एंड अ पीस ऑफ पेपर, मात्र इसमें 2 ही चीज़ चाहिए, समझे ध्यान से। इसमें बस 2 चीज़ चाहिए, थोड़ा सा फूड आइटम यानी कि कोई भी सब्जी चलेगा, और थोड़ा सा पेपर। थोड़ा सा पेपर का मतलब होगा कि एक पेपर ले लो, एक शीट ले लो, बस। तो फूड आइटम और पेपर चाहिए बस इसको करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि इसको आप कैसे करोगे, मेथड समझते हैं इसका। रैप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रॉस इट। पेपर में आप क्या करो, जो फूड आइटम है उसको रखो हल्का सा, और उसको अच्छी तरीके से मोड़ दो, और उसको अच्छी तरह मोड़ के दाब दो, अच्छी तरीके से दाब दो, ताकि जो फूड आइटम है वो पिचक जाए, ठीक। आगे टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। लेकिन हाँ, इतना जोर से मत उसको दाब दीजिएगा कि पेपर ही फट जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप किसको चिप रहे हैं उसमें, क्या किसको दाब रहे हैं? फूड आइटम को, यानी कि जिसमें पानी होता है, तेल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फट सकता है ना। तो बस क्या करना है, पेपर पे हल्का सा फूड आइटम को लपेटना है और उसको हल्के से दाब देना है, ताकि वो अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक ना। आगे नेक्स्ट क्या करना है भाई? नेक्स्ट करना है नाउ strengthen the paper and observe it carefully। उसके बाद पेपर को आराम से खोलिए और उस पेपर को आप आराम से ऑब्जर्व करिए। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, यानी कि जिधर लाइट दिख रहा होगा आपको रूम में, जिधर लाइट दिख रहा होगा उस लाइट के तरफ उस पेपर को ऐसे हाथ में रख के देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। मतलब जहाँ पे लाइट है ना उसके तरफ आप पेपर को लेके जाइए और पेपर की तरफ उसको देख के ऑब्जर्व करिए। देखिए कि इसमें क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ। ऑब्जर्वेशन में क्या सीखा आपने, देख लेते हैं। क्या ऑब्जर्व करोगे आप? वी विल बी एबल टू सी द लाइट फ्रेंटली थ्रू दिस पाथ विच इज अकर ड्यू टू द ऑयली फूड आइटम।
यदि आप पेपर को लाइट के सामने अच्छे से करके देखोगे ना, खड़े करके, तो आपको आर पार लाइट साफ साफ नज़र नहीं आएगा, वो धुंधला दिखता है। धुंधला क्यों दिख रहा है? क्योंकि फूड आइटम में क्या प्रेजेंट था? तेल प्रेजेंट था, यानी कि ऑयल प्रेजेंट था। अब क्या कंक्लूजन निकला इस एक्टिविटी का? क्या समझा आपने इस एक्टिविटी में? कंक्लूजन देख लेते हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर shows that the food items contains fat। मतलब यदि उस पेपर पे तेल जमा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट था? फैट प्रेजेंट था। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? चलिए, अच्छा जैसे ना आपको एग्जांपल देते हैं, हम लोग जो बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, इसमें यदि आपको टेस्ट करना हो कि इसमें फ़ैट कितना है, हालांकि उसमें ना लिखा रहता है, उसके डब्बे में लिखा रहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, मिनरल्स कितना है, सब लिखा रहता है। लेकिन यदि आपको पता करना हो कि इसमें तेल कितना ज़्यादा है, तो आप बर्गर के ऊपर मात्र एक पेपर रखना, उसको जोर से दाब देना। हाँ बिल्कुल, ब्रेड पकौड़ा हो गया, है ना। तो इन सब में तेल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंसान का चर्बी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़, तला हुआ चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा होता है, और तेल का मतलब है कि इसमें फैट ज़्यादा, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। देखो, हमारे बॉडी में फैट भी चाहिए, लेकिन बराबर मात्रा में चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए सप्ताह में आप एक बार बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो क्या कुछ हानि होगा आपके बॉडी पे? कोई हानि नहीं होने वाला, वो इतना चलता है। लेकिन आप सप्ताह में 3-4 बार खा ले रहे हैं, डेली खा ले रहे हैं, शाम के शाम मार्केट में जाके, तो वो गलत चीज़ है ना। वैसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ता है। चलिए अब बताइए, हमने यहाँ पे टोटल कितना एक्टिविटी डिस्कस किया? तीनों एक्टिविटी में आपने क्या समझा, थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। इन तीनों एक्टिविटी में हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा। पहले में हमने समझा स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में प्रोटीन, और तीसरे में फैट। 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं एक्टिविटी के थ्रू। पहला कार्बोहाइड्रेट हमने किया, जिसमें हम लोग स्टार्च के बारे में देख रहे थे, फिर प्रोटीन, और तीसरा फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे सामने अभी जो है विटामिन और मिनरल्स एक्टिविटी नहीं आया। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि फूड आइटम में विटामिन और मिनरल्स होता ही नहीं है। होता है, एक्टिविटी हम लोग नहीं किए हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? समझ में आया? एग्जाम में आएगा एक्टिविटी तो लिख देंगे आप आराम से, बिल्कुल सेम टू सेम एक्टिविटी आप जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन उतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एम लिखना है, फिर थिंग्स रिक्वायर्ड, फिर मैथड, फिर ऑब्जर्वेशन, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। इससे आपको एक्टिविटी का पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए, ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन ये 5 न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? क्या लगता है आपको? 5 न्यूट्रिएंट्स का काम एक है? नहीं, 5 न्यूट्रिएंट्स का काम अपना अलग अलग है। वही समझेंगे कि किसका काम क्या है, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इसका काम क्या है, इसका ये क्या करता है हमारे बॉडी में। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में ये डिस्कस कर लिया है कि हमारे बॉडी में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ये हमारे बॉडी में इन 5 न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, तभी जाकर हमारा बॉडी एक हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाता है ना। मतलब कि यदि आपको अपने बॉडी को ग्रो करवाना हो, डेवलप करवाना हो, है ना, और यदि आप चाहते हैं कि बीमार आप कम पड़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बॉडी में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स बराबर होने चाहिए, मिलने चाहिए। वही हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे बॉडी में 5 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल का, तो ये पाँचों का पाँचों न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में करता क्या है ना। मतलब ये पाँचों का पाँचों न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या काम करता है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को क्या मिलता है? हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे ना आपको 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाएगा, और 5 न्यूट्रिएंट्स से क्या क्या हमारे बॉडी में मिलता है वो सब चीज़ बताया जाएगा उस पर, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा हमारे बॉडी को? एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, आगे
फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी यदि किसी से मिलता है हम लोगों को तो वो फैट से मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन फैट में ना एक समस्या है। समस्या क्या है कि ज़्यादा फैट भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर आपके बॉडी में ना चर्बी बढ़ जाता है। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप ज़्यादा तेल, रिफाइन, घी, है ना, इन सब चीज़ों के यदि आप खाओगे, यदि फ्राई किया हुआ चीज़ों को आप ज़्यादा खाओगे तो आपको एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन एनर्जी के साथ आपके बॉडी में फैट भी जमा हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में चर्बी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और आप मोटे हो जाते हैं, भद्दे फिर लगने लगते हैं देखने में। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी यदि ज़्यादा किसी चीज़ से एनर्जी मिलता है तो वो किससे मिलता है? फैट से मिलता है। ठीक है ना। आगे, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से आपको क्या मिलता है? बेसिकली एनर्जी मिलता है। तो ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो और फैट भी हो, दोनों हो, इस प्रकार के फूड को हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है जो एनर्जी देता है, फैट भी है जो एनर्जी देता है हमारा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हम लोगों को एनर्जी देता है। तो जिस भी फूड में दोनों चीज़ प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उस फूड को हम लोग कह देंगे एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का ज़रूरत है, प्रोटीन का ज़रूरत है हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, यानी कि बड़े होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, और रिपेयर करने के लिए। जैसे रिपेयर का मतलब हुआ, जैसे कई बार हम लोग गिरते हैं तो हमारे बॉडी में घाव हो जाता है, कट छिट जाता है कहीं से, है ना। हाँ, मतलब कि कई बार हम लोग जब गिरते हैं तो एक्सीडेंट होता है, हमारा मसल गायब हो जाता है वहाँ का। तो ये रिपेयर करना हो गया या फिर ग्रोथ करना हो गया, ये किसके वजह से हो पाएगा हमारे बॉडी में? प्रोटीन की वजह से हो पाएगा। ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में ग्रोथ का काम करता है और रिपेयर का काम करेगा। रिपेयर का मतलब हो गया कि यदि आप कहीं पे गिर गए, कट गया, छट गया, तो वहाँ पे नया मसल्स आने का जो काम है वो किसका है? प्रोटीन का ही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, मतलब जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, उस फूड को हम लोग कह देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को क्या दिलाता है? ग्रोथ दिलाता है। ग्रोथ का मतलब होगा कि आप छोटे से बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं। तो जिस भी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट रहे उस फूड को हम लोग कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट रहे उस फूड को हम लोग कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विटामिन्स भी तो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है ना, ज़रूरी है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। हमारे बॉडी को बचाने का काम कौन करता है? विटामिन्स करता है। फिर सवाल है कि सर किससे बचाने का काम? बीमारियों से बचाने का काम, हाँ ना। हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया से, फंगी से, वायरस से, इन सब चीज़ों से बीमार हम लोग जल्दी पड़ते हैं। लेकिन यदि आपके बॉडी में बराबर मात्रा में, यानी कि ठीक मात्रा में विटामिन्स है, तो फिर आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे आप देखते होंगे ना, कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि लगभग हर महीने बीमार पड़ जाता है, 6 महीने में तो 2-3 बार आराम से बीमार पड़ जाता है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में विटामिन्स का बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी क्या आपको बोलता है? विटामिन खाइए। विटामिन खाने का मतलब हो गया कि वैसा वैसा फूड खाइए जिससे विटामिन मिलता हो। और कई बार तो डॉक्टर भी विटामिन का गोली देते हैं, सिरप देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि विटामिन हमारे बॉडी में क्या करता है? प्रोटेक्टिंग का काम करता है, हम लोगों को बीमारी होने से बचाता है। विटामिन also help in keeping our eyes, bones, teeth and germs healthy। विटामिन और क्या करता है हमारे बॉडी में? विटामिन हमारे बॉडी में और हमारे आँखों को, हड्डियों को, दांत को, और जम्स का मतलब हो गया जीभ के नीचे वाला हिस्सा, मतलब माउथ का आप हिस्सा बोल सकते हैं, इन सबको हेल्दी रखने में काम करता है ना। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत बचपन में ही चश्मा लग जाता है क्योंकि कम दिखता है। इसका मतलब है कि उनके बॉडी में विटामिन का कमी है ना। आगे बढ़ते हैं। और कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि बड़ा जल्दी मतलब गिरता है और उसको भयंकर चोट लग जाता है, मतलब उसका हड्डी भी क्या है? कमज़ोर है। तो इस प्रकार के लोगों को क्या खाना चाहिए? ज़्यादा विटामिन ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूज नहीं होना है, सब कुछ हम लोग रिविजन भी करते चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी देगा, फैट भी एनर्जी देगा,
लेकिन फैट जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। तो ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हो, उस फूड को हम लोग बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, उसके बाद है आप प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी में? ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है हमारे बॉडी में। और जिस फूड से हमको प्रोटीन मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन हमारे बॉडी में क्या करता है? विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी को बीमारी होने से बचाता है। और विटामिन का कमी होने से हमारे बॉडी में क्या क्या हो सकता है भाई? आँख कमज़ोर हो सकता है, हड्डी कमज़ोर हो सकता है, दांत, जर्म्स, ये सब कमज़ोर हो जाता है। आगे, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स known by different names. Some of these are विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। मार्केट में ना विटामिन अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे विटामिन का कैप्सूल यदि आप खरीदोगे, मार्केट में आप जाओगे तो विटामिन का कैप्सूल बहुत अलग अलग प्रकार के आता है। जैसे नाम क्या होता है उसका? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इन सब का काम अलग अलग होता है, लेकिन सब है क्या? एक ही विटामिन ही है। ठीक ना, आगे देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और भी कुछ अलग अलग प्रकार के विटामिन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, है ना। और इन सब का ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा तब दिखता है जब आप बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर साफ लिख देते हैं पर्ची में कि ये वाला विटामिन का गोली आपको लेना है, ये वाला सिरप लेना है ना। तो डॉक्टर को पता होता है कि आपके बॉडी में किस चीज़ का कमी है, तो वो अपने हिसाब से लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो जिसमें जितने भी प्रकार के अभी आपने यहाँ पे विटामिन देखा, ए, सी, डी, ई, के, इन सभी प्रकार के विटामिन का ज़रूरत हमारे बॉडी को पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सबका ज़रूरत हमारे बॉडी में पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सब का मात्रा थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है। यदि नहीं होगा तो फिर आपको नुकसान देखने को मिलता है, और कई बार हम लोग जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। आगे, विटामिन अब समझते हैं कि सबका काम क्या है। देखो, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है? हमारे स्किन को, यानी कि हमारे चमड़े को और हमारे आँखों को हेल्दी रखने में मदद करता है। ठीक ना, विटामिन ए का ये काम है। विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी का काम है हम लोगों को बीमारी से बचा के रखने का, ये विटामिन सी का काम है। विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारे बॉडी में जो दांत है, जो हड्डियां हैं, इन सबको कैल्शियम बराबर मिलता रहे, ये कौन प्रोवाइड करता है? विटामिन डी। विटामिन डी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को कैल्शियम मिलना चाहिए समय समय पर, उसके मजबूती को बनाए रखने के लिए। तो ये कैल्शियम कहाँ से मिलेगा भाई? विटामिन डी से मिल जाएगा। ठीक ना। तो विटामिन ए का काम है हमारे स्किन और आइज को हेल्दी रखने का, विटामिन सी का काम है हमको बीमारी से बचाने का, और विटामिन डी का काम है हमारे बोन्स और टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करने का। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में बात हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाई our body in small amounts. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. जिस प्रकार से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, फैट ज़रूरी है ना, विटामिन ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे बॉडी में लगभग 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। नहीं यदि होगा ना, 5 में से कोई एक भी चीज़ यदि मिसिंग होगा तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाओगे, है ना। इसका नुकसान देखने को मिल जाता है। आगे, ऑल्सो आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, इन सब के अलावा भी कुछ और चीज़ चाहिए। जैसे क्या चाहिए भाई? वाटर चाहिए और डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का मतलब रफेज होता है। अब सवाल है कि सर ये रफेज क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या समझ में आया आपको कि 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी का और क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, रफेज चाहिए, है ना। तो वाटर तो समझ में आता है कि पानी होता है, रफेज क्या होता है? चल इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि रफेज होता क्या। देखो, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। हम लोग जो अनाज खाते हैं ना, जो पेड़ों में उगते हैं, जैसे खीरा, तरबूज,
मूली, गाजर, आम, लीची, अमरूद, केला, सेब, ये सब जो आप देख रहे हो बेसिकली, ये सब कहाँ से उगा है बताओ? प्लांट से उगा है। तो प्लांट उसमें अपना एक स्पेशल चीज़ डाल दिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं रफेज। और रफेज से बेसिकली क्या मिलेगा आपको? ताकत मिलेगा। जैसे विटामिन से मिलता है, मिनरल से मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, फैट से मिलता है। उसी तरीके से रफेज भी एक प्रकार का ताकत देने का सोर्स है, ठीक ना। जो कि रफेज मेनली कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से मिलेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, यानी कि अनाज के तौर, अनाज, होल ग्रेन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? चावल, गेहूँ, अगला पल्सेस भी है। तो ग्रेन का मतलब क्या हो गया? चावल, गेहूँ, फिर पल्सेस मतलब दाल हो गया, पोटैटो मतलब आलू, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में रफेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। इन सब में रफेज पूरा भरा हुआ होता है। कहने का मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ रफेज किस प्रकार के सामानों में देखने को मिलेगा, तो बताइएगा कि जो चीज़ प्लांट से उगता है उसमें रफेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। अब सवाल है कि प्लांट में क्या उगता है भाई? तो प्लांट में फल उगेगा, सब्जी उगेगा, दाल उगेगा, चावल, गेहूँ, ये सब उगेगा। तो इन सब में रफेज भर भर के होता है, ठीक ना। तो विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के अलावा भी हम लोगों को चाहिए क्या? रफेज चाहिए, जो कि प्लांट से मिलेगा हम लोगों को, है ना। और प्लांट में भी किसके थ्रू मिलेगा? अनाज के थ्रू, सब्जी के थ्रू, फल के थ्रू, दाल के थ्रू, चावल, गेहूँ, इन सब के थ्रू मिल जाता है। और पानी तो भाई चाहिए ही। क्या, चलिए मान लीजिए आपके बॉडी में ना सब प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन आपके बॉडी में पानी ही नहीं है, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए, रफेज को खाने से ना आपको प्रोटीन मिलता है, ना फैट, विटामिन, मिनरल्स, कुछ भी नहीं मिलता आपको। लेकिन फिर रफेज देता है क्या आपके बॉडी को? एक सपोर्ट देता है। क्या देता है? एक सपोर्ट देता है। जैसे आप सब्जी खाते हैं तो आपको क्या मिलता है बताओ? एक सपोर्ट मिलता है ना आपको अपने जीवन को जीने के लिए। क्या ऐसा है कि रफेज को खाएं, यानी कि सब्जी को खाएं और तुरंत एकदम एनर्जी, एकदम सुपरमैन की तरह पावर ऐसा आ गया? ऐसा नहीं होता है। तो रफेज बेसिकली आपको किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह नहीं देता है, बल्कि वो आपको एक तरीके का इंटरनल सपोर्ट देता है। इंटरनल सपोर्ट का मतलब हुआ कि अंदरूनी ताकत। अंदरूनी ताकत का मतलब हुआ कि अंदर से वो आपको मजबूत बनाने का काम करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि हरा सब्जी खाओ, हरा फल खाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें ज़्यादा क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का ताकत है। वो आपको बीमार कम पड़ने देगा, ठीक ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आप खाना डेली खाते हैं और आपका खाना नहीं पचता है, तो फिर आप रफेज खाओ। रफेज का मतलब हुआ खीरा खाओ, है ना। खीरा खा लो, गाजर खा लो, मूली खा लो, है ना। इन सब चीज़ों को खाने से क्या होता है? आपका खाना बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। समझ आ रही है बात? और ये सब का सब, इन सब में क्या प्रेजेंट है बताओ? रफेज प्रेजेंट है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो रफेज आपको किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल सपोर्ट देता है। आपके खाना को पचाने में मदद करता है, आपको एक अंदर से ताकत देता है, अंदरूनी ताकत देता है। चलिए आपने इसको, यदि आप इसको परफॉर्म करना चाहेंगे, मतलब कि यदि आप इसको लाइव देखना चाहोगे, आप क्या करना ना, 1 महीने तक लगातार आप ना कोई फल खाना, ना कोई सब्जी खाना, बस आप लगातार बर्गर पिज्ज़ा ही खाते रहना। देखना आपको असर दिख जाएगा। मतलब आप धीरे धीरे ना कमज़ोर होते जाओगे। लेकिन जिस दिन से आप फल, सब्जी, साग ये सब खाना स्टार्ट कर दिए, दोबारा आपके अंदर एक ताजगी आ जाएगा, एक मोटिवेशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो रफेज क्या करता है? आपको अंदर से ताकत देता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगला वाटर क्या करता है? देखो, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं, उस खाना को पचाने में मदद कौन करता है? पानी करता है। जैसे खाना खाने के बाद हम लोग पानी क्यों पीते हैं? इसलिए पीते हैं ताकि जो हम लोगों ने खाया वो आराम से पच जाए। आप एक काम करना, मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस दिन आप पानी ही नहीं पीना, देखना आपका खाना नहीं पचने वाला है।
खाना जब नहीं पचेगा ना तो आपका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। इसीलिए खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद पानी जरूर पी लेना चाहिए, वो आपके खाने को पचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक ना। आगे उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। हमारे बॉडी में वाटर का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि डेली हम लोग अपने बॉडी से पसीना निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं, यूरिन मतलब टॉयलेट निकालते हैं। अब जरा आप इमेजिन करो हमारे बॉडी से डेली इतना पसीना निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है, तो क्या उसके बदले में और आप अंदर में पानी नहीं लोगे तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। जैसे अभी गर्मी का समय है, यूरिन तो डेली हम लोग पास कर रहे हैं और अलग से पसीना अलग से निकल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है इतना पानी बताओ? पिए है पानी तभी तो वहाँ से आ रहा है। तो पानी का ज़रूरत हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। यदि पानी नहीं होगा तो आपका भोजन नहीं पचेगा, समझ में आ रही है बात? आपका यूरिन पास नहीं होगा तो फिर आप भयंकर तरीके से बीमार पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो पानी खूब पीजिए, जितना पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। आगे we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea। ज़्यादातर जो हमारे बॉडी में पानी आता है वो किसके थ्रू आता है? या तो सिंपली आप पानी पीते हो, या फिर आप दूध पीते हो, या फिर आप चाय पीते हो। चाहे आप चाय पियो, दूध पियो या पानी पियो, आपके बॉडी में आ पानी ही रहा है, समझ में आ रही है बात? लेकिन हम आपको यहाँ पे रेकमेंड करेंगे कि आप दूध पीजिए, पानी पीजिए, मतलब लेकिन चाय मत पीजिए। क्यों नहीं पीजिए चाय? क्योंकि चाय पीने में ना बहुत हानिकारक चीज़ है वो। बिल्कुल चाय नहीं पीना चाहिए, खास करके जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग अभी क्लास 6 में हैं तो बहुत छोटे बच्चे अभी आप लोग हैं, तो आप लोगों को भी नहीं, हम लोगों को भी चाय नहीं पीना चाहिए। चाय उनके लिए सूटेबल है जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा काम करने का मतलब वो जिनको ऑफिस में हमेशा काम करना होता है, जो हमेशा बिजी रहते हैं अपने कामों में, है ना। तो वो यदि चाय पीते तो उनको एक रिलीफ मिलता है, तो वो पी रहे हैं चलेगा। लेकिन उनको भी दिन में कम से कम 2 कप चाय पीना चाहिए, बेसी नहीं पीना चाहिए। एक बार सुबह पी लीजिए, एक बार शाम में पी लीजिए, रात में कभी भी। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुबह घर से पी के निकलेंगे, ऑफिस में पियेंगे पहुंचते ही, फिर लंच में पियेंगे, फिर छुट्टी के वक्त पियेंगे, फिर घर आएंगे, फिर घर में भी पी लेंगे शाम में, और फिर रात में भी पी लेंगे। और यदि कोई गेस्ट आ गया तब तो पीते ही रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके हम आप लोगों को बता रहे हैं, चूँकि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, तो आप वाटर पीजिए, मिल्क पीजिए जितना पीना हो, लेकिन चाय मत पीजिएगा आप लोग, ठीक ना। हालांकि यदि आप चाय पीते हो, दूध पीते हो या फिर पानी पीते हो तो आपके बॉडी में पानी ही जा रहा है, लेकिन चाय मत पीजिएगा। दूध, हाँ बिल्कुल, दूध में पानी होता है, दूध पीजिए जितना। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि यदि आप कुछ ना भी खा पाओ तो दूध ज़रूर पिया करो, क्योंकि दूध एक लौता ऐसा चीज़ है जो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत एक ही बार में पूरा कर देता है, समझ में आ रही है बात? मतलब मान लीजिए यदि आप हरा सब्जी, फल वगैरह नहीं खा पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आप दूध ज़रूर पीजिए। और ख़ास करके रात में सोने वक्त आप दूध ज़रूर पी लीजिए। और जब आप सोने वक्त दूध पीते हैं तो वो दूध आपके पूरे बॉडी में है, उस पूरे दूध से आपके बॉडी में क्या मिलता रहता है? रातों भर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब लगातार मिलता रहता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बड़ा ताजगी महसूस होता है ना। जैसे आप देखते होंगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रात में सोते तो हैं, लेकिन दिन में उठते ही उनको आलस आने लगता है। क्यों? क्योंकि रात में वो दूध पी के नहीं सोए हैं। दूध ही एक चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रात भर मोबाइल देख रहे थे और सो गए तो नींद कहाँ से पूरा होगा भाई? तो कहने का मतलब है कि टाइम पे सो जाइए, दूध वगैरह अच्छे से पी लीजिए और खाना पीना खा के सोइए, तो आप सुबह जब उठेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम कुक्ड फूड। और जो भी हम लोग अपने घरों में खाना बना हुआ खाते हैं, बने हुए खाने से भी हमारे बॉडी में पानी जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत तो है ही, 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का। 5 न्यूट्रिएंट्स का काम अपना अलग अलग है, ठीक। उसके साथ ही साथ वाटर भी चाहिए, और एक चीज़ और चाहिए, याद करिए क्या? रफेज। क्या चाहिए? रफेज। इन सब चीज़ों का हमारे बॉडी में आना जाना लगातार लगा रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स आप लीजिए, लेकिन बराबर मात्रा में लीजिए। ऐसा नहीं कि खाली विटामिन ही लेते जा रहे हैं, प्रोटीन वगैरह को इग्नोर कर दिए हैं। ऐसा भी आप करोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। तो हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स का बराबर मात्रा में लेना
जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट, इसको हम लोग करेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बैलेंस्ड डाइट। ये क्या होता है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट का डेफिनेशन है उसको समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, अ डाइट दैट कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है ऐसा भोजन आप खाइए जिस भोजन में लगभग हर प्रकार के वो चीज़ प्रेजेंट हो जो आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है ना। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब हुआ सिंपल सा, ऐसा भोजन खाइए जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना। ये सब चीज़ जिस भोजन में प्रेजेंट होगा, यानी कि जिस भोजन में इन सब का मात्रा लगभग बराबर होगा, उस भोजन को ही हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस्ड डाइट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हर न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज़रूरी है, तभी जाकर हमारा बॉडी ग्रो कर पाएगा, अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएगा और हम लोग बीमार भी कम पड़ पाएंगे, है ना। तो बैलेंस डाइट का मतलब हुआ सिंपल सा, ऐसा भोजन जिसमें हर प्रकार का ज़रूरत का चीज़ मौजूद हो, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स। पल्सेस का मतलब हो गया दाल, सिंपल सा। ग्राउंड नट मतलब वही जिसको हम लोग बोलते हैं मूंगफली, है ना। फिर से सोयाबीन हो गया। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब हो गया वो जब हम लोग चना को फुलाते हैं, फुलाने के बाद जब उसको हम लोग कपड़े में एक दिन बांध के रख देते हैं तो उसमें से आप देखते हो कि छोटा छोटा पेड़ निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड का मतलब हो गया जैसे जिसको कि भाप के बनाया जाता है। जैसे यदि आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे इडली बनता है, इडली जो है वो पूरी तरीके से उसको भाप के बनाया जाता है, यदि आप लोग जानते हो तो। हाँ, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर का सिंपल सा मतलब हुआ जैसे मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। कहने का मतलब ऐसा भी रोटी बनता है जिस रोटी में दाल और चावल दोनों का कम्बिनेशन होता है ना। जैसे हम लोग बोलते, वो हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं ना, दाल वाला रोटी, है ना। उसी प्रकार का यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है। फिर से बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू, चना का सत्तू खास करके, जैगरी यानी कि गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स और जो आपके पास सब्जी है अवेलेबल वो, एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब हुआ कि आप वैसे भोजन को खाइए जिसमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या खा सकते हैं भाई, दाल खाइए, भरपूर खाइए, है ना। ग्राउंडनट खाइए, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स मतलब चना, मूंग, ये सब खाइए। इडली खाइए, फिर से आप थेपला खाइए जो कि चावल और दाल दोनों से मिलकर बना हो। बनाना, स्पेंच यानी कि साग, पालक साग, सत्तू पीजिए, जैगरी गुड़ खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। इन सब में हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगभग मौजूद रहता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों को खाओगे तो आपका लाइफ जो है ना बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, बीमार आप बहुत कम पड़ने वाले हैं और आपके बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे आपने कभी गौर करेंगे, गांव के बच्चे ना ज़्यादातर पतले दुबले नहीं होते हैं, गांव के बच्चे एकदम फिट होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं और उतना ज़्यादा वो छोटे हाइट के भी नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि गांवों में बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे नॉर्मल खाना मिलता है जो हम लोगों को खाना चाहिए। और हम लोग शहर में क्या है, किधर भाग रहे हैं? फास्ट फूड की ओर आगे भाग रहे हैं। चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, फिर से फ्राई वाला चिकन, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। स्वाद में अच्छा लगता है लेकिन हेल्थ में कोई बेनिफिट उसका नहीं दिखता है। इसलिए आप गांव के बच्चे को देखोगे एकदम हट्टा कट्टा रहेगा। खाता क्या है भाई? सत्तू खाता है, सत्तू खाता है, चावल, दाल, सब्जी, है ना, ये सब चीज़ खाता है। और खास करके हरा सब्जी खाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। हाँ, उसके बाद इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन बिकॉज द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। हाँ, इस वाले पॉइंट में केवल ये लिखा गया है, देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन बिकॉज द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं पता है, कुछ सब्जी या फिर कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके छिलके को हम लोग हटा देते हैं
छील देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, उसके बाद फिर उसको धो के खाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जैसे कुछ फल और सब्जी का आप छिलका हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे संतरा का छिलका हटाना ही पड़ेगा, केला का छिलका हटाना ही पड़ेगा, है ना। यदि आप अनार खा रहे हैं तो अनार का भी छिलका हटाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप खीरा खा रहे हैं तो खीरे का छिलका हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ना गाजर भी छील के खाते हैं, सोचो, नहीं छील के खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके स्किन को आपने छील के हटा दिया और उस स्किन में बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल छुपा हुआ था, जो कि हम लोग खाते तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता। तो क्या करना चाहिए, जिस भी फल या फिर सब्जी का छिलका फेंकने लायक हो केवल उसी को फेंकिए, और जिसका फेंकने लायक नहीं है उसको आराम से धो के बस खा लीजिए, छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग खीरा छील के खाते हैं क्योंकि अच्छा लगे, लेकिन वैसा करना नहीं चाहिए, है ना। वैसे यदि आप करोगे तो जितना भी आपने छिलका फेंका, इसका मतलब है कि सारा का सारा आपका विटामिन और मिनरल्स भी छिलके के साथ चला गया, तो वो बेकार हो गया ना फिर, ठीक ना। वैसा नहीं करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो उसको कि बिना छिले भी खा सकते हैं उसको वैसे खा लीजिए, छिलिए बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को तो छिलना जरूर पड़ेगा भाई आपको। हाँ, जैसे केला, फिर से संतरा, ये सब तो छिल के खाना पड़ेगा, नारियल, ये सब तो छिल के खाना पड़ेगा। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। एक चीज़ और, हम लोग की मम्मी लोग जब चावल और दाल बनाती हैं तो वो ना चावल और दाल को बनाने से पहले बहुत रगड़ रगड़ के धोती हैं। इससे क्या होता है, रगड़ रगड़ के धोने से उसका भी विटामिन और मिनरल्स बह जाता है पानी में। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक बार हल्के हाथों से धो लीजिए, रगड़ रगड़ के भी नहीं, एक बार हल्के हाथों से धो लीजिए, वो काफ़ी होगा। ज़्यादा रगड़ के धोने से विटामिन और मिनरल्स भी उसका गायब हो जाता है। तो चावल और दाल, तो आज आप लोग घर जाएंगे और अपनी मम्मी को बोलिएगा कि मम्मी ज़्यादा रगड़ के धोने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार हल्के हाथ से धो लीजिए, काम चल गया, है ना। विटामिन और मिनरल्स आपको ज़्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अप। एक बात और, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब चावल बनाते हैं तो चावल जब बनाते हैं तो उसमें ना पानी थोड़ा ज़्यादा देते हैं। चावल जब बन जाता है तो उस पानी को हम लोग फिर निकाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों पता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चावल बनने के बाद जो पानी हुआ, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में माड़ बोलते हैं, हाँ माड़ बोलते हैं ना हम लोग, तो वो जो आप पानी निकाल के माड़ जो है उसको आप फेंक दे रहे हैं, तो वो सारा विटामिन आपका चला गया। इसलिए आप गौर करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को ना माड़ और चावल और उसमें नमक मिला के खाने का बहुत अच्छा स्वाद होता है। मतलब कभी आप ट्राई करना, मतलब कि जो माड़ होता है, हाँ, माड़ में हल्का चावल दे दो और उसमें हल्का सा नमक दे दो, उसके बाद उसको खाना कितना अच्छा लगता है। और वो विटामिन और मिनरल्स का बिल्कुल अच्छा सोर्स है। तो कभी भी जब आप चावल बनाएं तो ज़्यादा पानी मत दीजिए ताकि उसको फेंकना ना पड़े, और यदि हल्का पानी है भी तो उस पानी को फेंकिए नहीं, बल्कि उस पानी को या तो आप पी लीजिए या फिर माड़ और चावल के साथ खा लीजिए। ये सबसे अच्छा विटामिन और मिनरल्स का सोर्स है, बहुत अच्छा ताकत मिलता है ना। जैसे हम आपको ना अपना एग्जाम्पल बताते हैं। खास करके जब हम लोगों का गर्मी छुट्टी हुआ करता था, जब आप लोग के जैसे हम भी क्लास 6 में हुआ करते थे, तो गर्मी छुट्टी में खास करके चूँकि दिन भर घर पे रहना है, ऐसे तो डेली आप स्कूल जाओगे आओगे तो चावल का माड़ वगैरह आपके लिए बचता है नहीं। आप स्कूल में रहते हो, उधर मम्मी चावल बना के रेडी कर देती हैं, सारा माड़ फेंक देती हैं। लेकिन गर्मी का समय में क्या होता था, जैसे हम लोग गर्मी के समय में सुबह सो के उठते थे, सुबह नाश्ता करते थे, दोपहर के समय में चावल बनता था, तो हम लोग ना चावल के साथ मतलब माड़ में हम लोग चावल को डुबा के और नमक मिला के 1 महीना खूब खाते थे। बिल्कुल, ये अच्छा सोर्स था हमारे प्रोटीन और मिनरल्स विटामिन का, और टेस्टी भी लगता है, बिल्कुल टेस्टी लगता है। यदि उसमें थोड़ा सा आप नमक मिला दो, थोड़ा सा हल्का तेल मिला दो, और थोड़ा सा एक आम का अचार यदि ले लो, और हल्का सा प्याज, हल्का सा प्याज, तब तो फिर सारा वैरायटी उसके सामने फेल है कि नहीं। तो ऐसा होता था। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि किसी भी प्रकार के आप चीज़ों को बनाइए तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिए, है ना। और यदि खास तौर पे यदि हम लोग बात करें दाल का, चावल का, तो उसमें पानी थोड़ा कम दीजिए ताकि वो पानी उसी में ख़त्म हो जाए, और यदि हल्का बच भी जाए तो उस पानी को फेंकिए मत, उसको पी लीजिए, है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा। आगे, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो जब आप कोई चीज़ ज़्यादा पानी दे के बनाते हैं, उसको लंबे समय तक आप गर्म करते हैं, तो उससे सारा का सारा वो भाप बन के पानी आसमान में उड़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि विटामिन सी आपका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लेकिन वही विटामिन सी यदि आप पी लेंगे
तब तो फिर आपके बॉडी में विटामिन सी का कोई कमी नहीं होने वाला है। चलिए अगला है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था कि फैट से हम लोगों को ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, किससे कंपैरिजन के तौर पे, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। मतलब जितना आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रोटीन किससे मिल जाएगा, फैट से मिल जाएगा। लेकिन फैट का भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फैट का एग्जाम्पल यदि है तो क्या है भाई, फैट का एग्जाम्पल हो गया आपका तला हुआ चीज़, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, रोल, एग रोल, हाँ और बोलो, एग रोल और ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, है ना, समोसा, ये सब क्या है, फैट का एग्जाम्पल है। इन सबको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेस नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो फिर प्रोटीन मिलने के बजाय आपके बॉडी में फैट बढ़ जाएगा और उससे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। और ओबेसिटी का मतलब भी होता है कि आप इतने ज़्यादा मोटे हो जाएंगे कि आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। कई बार आप लोग रोड पे चलते होंगे ना तो बहुत मोटे मोटे इंसान को देखते होंगे जो 10 कदम चलता है और उसका सांस फूलने लगता है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फैट अपने अंदर ले रखा है, खाली बर्गर पिज़्ज़ा खाया है वो। ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ आप इतना ज़्यादा मत खा लीजिए जिसमें कि तेल वगैरह, रिफाइन वगैरह ज़्यादा हो, है ना, इससे आपके बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, फिर नुकसान आप ही को होगा। चलिए इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेज। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं और ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। शुरुआत किया जाए। डिफिशियंसी डिजीज पहले होता है क्या उसके बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप लंबे समय तक लगातार, चलो मान लेते हैं कि आप लगातार 1 महीना केवल आपने फास्ट फूड खाया। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 महीने ना लगातार खाली बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, पास्ता, चाउमीन, एग रोल, ये सब खा रहे हैं, आप लगातार 1 महीने खा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, आपके बॉडी में केवल और केवल फैट ज़्यादा जा रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का नामो निशान आपके बॉडी में नहीं जा रहा है कि नहीं। तो जब आप 1 महीने के बाद देखेंगे तो आपको इतना भयंकर समस्या होने वाला है। क्यों समस्या हुआ, क्योंकि आपके बॉडी में केवल फैट गया, बल्कि जाना चाहिए था सब कुछ बराबर मात्रा में, लेकिन केवल गया क्या, फैट गया। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में फैट का मात्रा तो भरपूर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 4 चीज़ बच गया उसका मात्रा कम होने की वजह से आप गंभीर बीमारी से लड़ने वाले हैं। फिर समझ में आ रही है बात। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब क्या समझेंगे आप लोग, कि ऐसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट्स को ना लेने की वजह से होता है। जैसे लगातार आप 1 महीने खाली पकौड़ा, ये सब भी यही चीज़ खा रहे, पकौड़ा, कचौड़ी, समोसा, ये सब खा रहे, तो आपके बॉडी में फैट तो जा रहा है, लेकिन क्या विटामिन्स गया, मिनरल्स गया, कार्बोहाइड्रेट गया, प्रोटीन गया, नहीं गया। तो इन 4 चीज़ें आपके बॉडी में नहीं गए, और यदि केवल गया तो वो क्या गया, केवल फैट गया। क्या इससे आपको बीमारी नहीं होगा, बिल्कुल बीमारी होगा। तो इस प्रकार की बीमारी को हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बच्चा बताओ डिफिशियंसी डिजीज का मतलब क्या समझते हैं, तो बताइएगा ऐसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी की वजह से हमारे बॉडी में होता है। ठीक, इसी को हम लोग कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। इसीलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको एक बात साफ साफ बोलता है कि बेटा यदि आप बाहर का चीज़ ना खा पाओ, मतलब डॉक्टर के पास यदि आप कभी जाएं और बेटा डॉक्टर आपको साफ साफ बोलते हैं कि यदि आप महंगा सब्जी, महंगा फल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर का सामान मत खाओ, केवल अपने घर का खाना खाओ। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ना। क्या डॉक्टर आपको हमें, मतलब क्या डॉक्टर ने कभी आपको ऐसा बोला है कि आपके पास पैसा हो ना हो अपने बच्चों को सेब खिलाइए, संतरा खिलाइए, केला खिलाइए, ऐसा बोलते हैं कभी डॉक्टर? नहीं बोलते। बल्कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो घर का खाना है बस वही खाइए, वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि घर के खाने में लगभग हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. कई बार क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को खाते तो हैं भरपेट, उससे पेट भी भर जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आपको बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, कचौड़ी,
ये सब चीज़ लगता बहुत अच्छा है, जब खाते हैं तो पेट भी भर जाता है। आपका पेट तो भरा, लेकिन क्या आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिला? नहीं मिला। तो बताइए, क्या केवल पेट भरना जरूरी है? नहीं, न्यूट्रिएंट्स का मिलना भी जरूरी है। तो यदि केवल आपका पेट भर जा रहा है, आपको लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहा है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप मोटाने के बजाय, मतलब कि हेल्दी होने के बजाय आप और बीमार पड़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो खाएं उसमें लगभग हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप लंबे समय में भयंकर बीमारी से लड़ने वाले हैं। ठीक है, आगे। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। यदि आपके बॉडी में लगातार 2-3 महीने तक 1 या फिर 2 न्यूट्रिएंट्स मिसिंग रहे हैं, मान लीजिए कि 1-2 महीने तक लगातार आपके बॉडी में एक प्रकार का न्यूट्रिएंट गया ही नहीं, मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने या फिर 1 से 2 महीने के अंदर, मतलब 1 से 2 महीने में आपके बॉडी में मान लेते हैं प्रोटीन गया ही नहीं, बाकी 4 चीज़ गया, इससे आप भयंकर बीमारी से लड़ने वाले हैं और कई बार आपके बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर का मतलब हुआ आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारे बॉडी में हो क्या रहा है, कमजोरी बहुत महसूस होने लगेगा आपको। तो ओवरऑल कहानी का मतलब यही है कि आपके बॉडी में हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में होना चाहिए। क्या सही बात है? बिल्कुल। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। यदि किसी बच्चे या फिर बच्ची को लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स का कमी है बॉडी में, या फिर प्रोटीन हो सकता है, वो फैट का कमी हो सकता है, विटामिन का कमी हो सकता है, तो आप देखोगे कि उस बच्चे का ना स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि उसका वो उतना हाइट आगे नहीं बढ़ पाता है, वो बौना ही रह जाता है। पहला सवाल। दूसरा चीज़ है, उसका फेस जो है ना पूरा एकदम डल हो जाता है। डल का मतलब हुआ कि बच्चा रहेगा 14 साल का, लगेगा 24 साल का है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है ना। उसी प्रकार से डिसकलरेशन ऑफ हेयर, देखोगे आपके बहुत छोटे छोटे बच्चों का बाल पकने लग जाता है। क्यों पक रहा है? क्योंकि उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। स्किन डिजीज हो जाता है। स्किन डिजीज का मतलब हो गया कि चमड़े का समस्या हो गया। डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब एक तरीके से पेट का समस्या होता है, तो वो खराब हो जाएगा फिर आपका। तो इसमें भी वही कहा गया है कि आपके बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब का मात्रा लगभग बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अलग अलग प्रकार का समस्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्गर या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। मान लीजिए कि आपके बॉडी में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गया ही नहीं है, समझिएगा ध्यान से, आपके बॉडी में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गया ही नहीं है, इससे हो सकता है कि आपका जिंदगी भर के लिए हाइट का जो ग्रोथ है वो रुक जाए, मतलब कि कभी आपका हाइट बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसा भी होता है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, यहाँ पे लर्न नहीं होगा, लीन होगा, ठीक ना, LEAN, लर्न यहाँ पे लिखा गया है, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, लीन लिख दीजिएगा, LEAN, लीन, एंड थीन एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। और वो बच्चा या फिर बच्ची इतना कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो अच्छे से चल तक नहीं पाएगा। तो इस कहानी से भी आप क्या समझ पा रहे हैं कि लगभग हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाना जरूरी है, नहीं तो फिर अलग अलग समस्याओं से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को। अगला, ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो जितने भी प्रकार के समस्याएं होते हैं न्यूट्रिएंट के कमी होने की वजह से, उन सारे समस्याओं को दूर किया जा सकता है मात्र एक तरीके से। तरीका क्या है? प्रॉपर खाना खाइए, है ना। ऐसा खाना खाइए जिसमें लगभग 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है कि नहीं। इसके लिए अब सवाल है कि सर ऐसा क्या खाएं कि सब कुछ हमको मिल जाए, आपको बताते हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, बस घर का खाना बताने वाले हम आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोटी खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, है कि नहीं। आपके घर में अलग अलग प्रकार के सब्जी आते होंगे, भिंडी, है ना। दूध, सबसे इंपॉर्टेंट, दूध आप खा लीजिए डेली रात में सोने वक्त, दूध। थोड़ा यदि आपके घर में अवेलेबल है अंडा, एक यदि आप डेली खा सकते हैं तो अंडा डेली खाइए। डेली यदि अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस कहने का मतलब है कि नॉर्मल घर का खाना खाइए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, कभी बीमार
नहीं पड़ेंगे आप, मतलब बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ने वाले हैं आप। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको डिफिशियंसी डिजीज समझ में आ गया क्या होता है। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होगा ऐसा बीमारी जो न्यूट्रिएंट्स के कमी के वजह से होता है। ठीक है, और इसको कैसे रोक सकते हैं हम लोग? प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लीजिए, ऐसा खाना खाइए जिसमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तब जाकर आप बीमार नहीं पड़ेंगे और किसी प्रकार का समस्या आपको होगा भी नहीं। चलिए इस तरीके से टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्या कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को समझ में आया पूरा चैप्टर? बहुत अच्छी बात है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।